टॉपिक में रैखिक समीकरणों पर चर्चा की है। रैखिक समीकरण हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े हैं। दोस्तों, एक चर वाले रैखिक समीकरण में जो समान प्रश्नों को हल करने की विधि थी वो हमने पढ़ा है, और उसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण में कैसे प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन विधि से सवाल को हल करते हैं हमने। उसके बाद कैसे सवाल से समीकरण बनाकर उनको हल करते हैं हमने वो पढ़ा है। दोस्तों, अभी समीकरण में हमारे पास एक चीज और आती है जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण दोस्तों बोर्ड पर लिख रहा हूं मैं, आपको पहले द्विघात समीकरण का पूरा बेसिक बता दिया जाएगा, और जो आपके गुणनखंड वाला टॉपिक है वो यहाँ से कवर होना स्टार्ट होता है। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो गुणनखंड आपके में लिखा हुआ समीकरण एवं गुणनखंड, तो अगर समीकरण के साथ गुणनखंड लिखा है तो ये समझने वाली बात होती है कि हमको बीजीय गुणनखंड अर्थात बीजगणित वाले गुणनखंड दिया है। अगर सामान्य वाले गुणनखंड देना होता तो वो संख्याओं वाले में दे देता। तो आइए हम यहाँ पर द्विघात समीकरण पर चर्चा करते हैं। मैंने आपको उस दिन बताया था समीकरण, क्या बताया था? समीकरण। समीकरण आप समझ गए थे। आज आप बात करेंगे द्विघात समीकरण, बात करेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है? दोस्तों, कोई भी आपको सवाल दिया रहता है, कोई भी समीकरण दिया रहता है, कोई भी बहुपद दिया रहता है, कोई भी बीजीय व्यंजक दिया रहता है, तो उस बहुपद में, उस समीकरण में जो सबसे बड़ी घात होती है, क्या होती है? किसी भी पद की जो सबसे बड़ी घात होती है वह उस समीकरण की घात कहलाती है। अर्थात अगर मैं आपसे कहूं कि दोस्तों x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस 4x माइनस 7 पे समीकरण की घात क्या है, या इस बहुपद की घात क्या है, तो इसमें जो सबसे बड़ी घात है, इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है दोस्तों? सबसे बड़ी घात 3 है। क्या है सबसे बड़ी घात? 3। तो इस समीकरण की घात क्या होगी? 3 होगी। क्या होगी? समीकरण की घात होगी 3। समीकरण की घात 3 होगी। आपको ये बताने के पीछे मोटिव ये था कि ऐसे समीकरण, क्या ऐसे समीकरण जिनकी घात या जिनका घातांक 2 हो, जिनकी अधिकतम घात 2 हो, वो द्विघात समीकरण कहलाते हैं। 3 नंबर की डेफिनेशन द्विघात समीकरण में अगर आ जाए, सिर्फ लिखा आ जाए द्विघात समीकरण क्या कहलाते हैं, तो लिखना, क्या लिखना, आप लोग ध्यान देना, ऐसे समीकरण, ऐसे समीकरण, ऐसे समीकरण इसमें इसमें चर की अधिकतम घात, कितनी? अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 2 हो। कितनी हो? 2 हो। चर की अगर अधिकतम घात 2 है तो वह द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो ये द्विघात समीकरण की सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन होती है। अब बेसिक डेफिनेशन की बात आप ये देखिए कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। पहली चीज आपने देखी ये बेसिक। दूसरी चीज आप देखिए इसका मानक रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ना? क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दोस्तों? मानक रूप इसका होता है मानक। द्विघात समीकरण का मानक रूप, अगर कोई समीकरण इस रूप में लिखा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो द्विघात समीकरण का मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अगर कहीं पर इस तरह का समीकरण आपको दिखाई देता है तो क्या है? द्विघात समीकरण का मानक रूप है। तो द्विघात समीकरण के संबंध में दो चीज आपने समझी। पहली चीज आपने समझी कि ऐसे समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो तो वो द्विघात समीकरण कहलाते हैं। और द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप क्या कहलाता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दोस्तों, द्विघात समीकरण के जो हल होते हैं, अर्थात इस समीकरण के जो हल होंगे, अगर घात 2 है तो अधिकतम हल 2 होने की संभावना आती है। कितने हल होने की संभावना आती है? इस समीकरण के 2 हल हो सकते हैं। कितने हल हो सकते हैं? 2 हल हो सकते हैं। अर्थात x की 2 वैल्यू के लिए ये समीकरण सही हो सकता है। x की 2 वैल्यू के लिए ये समीकरण सही हो सकता है। इस समीकरण के जो हल आते हैं, क्या लिखूंगा मैं? द्विघात समीकरण, तीसरा पॉइंट आप यहां पर लिख लीजिएगा। द्विघात समीकरण, क्या बोला मैंने? द्विघात समीकरण के जो हल होते हैं उनको बोलते हैं मूल। क्या बोलते हैं? मूल, रूट बोलते हैं, मूल या रूट। द्विघात समीकरण के हल उसके मूल होते हैं। क्या होते हैं? के मूल होते हैं।
मतलब x की जो दो वैल्यू आएंगी, x की जो दो वैल्यू आएंगी वो इस समीकरण का हल होंगी, उस समीकरण का मूल होंगी, तो होते हैं मूल। ठीक है, द्विघात समीकरण के जो हल आएंगे, x की जो वैल्यूज आएंगी वो समीकरण के मूल कहलाते हैं। ठीक है, समीकरण के दो मूल कौन कौन से होते हैं, समीकरण के दो मूल या दो हल कौन कौन से होते हैं, उनको ध्यान में रखिएगा। तो अगर कोई समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तो उस समीकरण के मूल, उस समीकरण के मूल क्या होंगे, समीकरण के मूल होते हैं दोस्तों अल्फा एवं बीटा। अल्फा एवं बीटा ये दो मूल होते हैं, और ये मूल कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको देखिए। ये मूल कैसे फाइंड आउट करते हैं, विधि को देखिए। ठीक है, विधि को देखिए कि ये मूल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अल्फा की वैल्यू होती है दोस्तों -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपान 2a अपान, ये अल्फा की वैल्यू होती है। बीटा की वैल्यू होती है दोस्तों -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन, ये दो वैल्यू हैं। अल्फा की वैल्यू है -b स्क्वायर -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, और बीटा की वैल्यू है -b स्क्वायर -4ac। यहाँ b के बाद प्लस और माइनस का फेर है। तो यदि कोई समीकरण आपको दिया है और आपसे बोलते हैं उसके मूल निकालिए, तो इन सूत्रों से आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक गुणनखंड विधि होती है, उससे भी उस समीकरण के आप मूल निकाल सकते हैं। आपको गुणनखंड विधि अगर कठिन लगती है या गुणनखंड विधि से उस समीकरण के मूल निकालना कठिन होता है, इस विधि से आप उसके निकाल सकते हैं। दोस्तों आगे आपको बता रहा हूं कि अगर किसी समीकरण दिया हो, कोई समीकरण अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 दिया हो, कोई समीकरण अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 दिया हो, तो उस समीकरण में मूलों का योगफल क्या होगा, ये प्रश्न पूछा जाता है। मूलों का योगफल क्या होगा, ये प्रश्न पूछा जाता है। इस समीकरण में मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूल क्या माने मैंने, अल्फा बीटा माने हैं ना दोस्तों, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b, ये चीज आपको याद रखनी है। मूलों का योगफल क्या होता है, -b बटे a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपान a, ये मूलों का योगफल होता है। मूलों का गुणनफल भी होता है दोस्तों, मूलों का गुणनफल, गुणनफल ये होता है दोस्तों c अपान। तो अगर आपको कोई समीकरण दे देता है और बोलता है दिए गए समीकरण में मूलों का योगफल बताइए, तो पहले आप मूल फाइंड आउट करिए, और मूल निकल जाए तो मूल को अल्फा और बीटा मानिए, और उनका योगफल होता है -b/a, और उनका गुणनफल होता है c अपान a। तो ये दो समीकरण आपके पास इस तरह से दिए जाते हैं और इनका ये निकल जाता है हल। दोस्तों समीकरण के जो मूल निकलते हैं इनकी प्रकृति अलग अलग होती है, इनकी प्रवृत्ति अलग अलग होती है। सवाल आपसे परीक्षा में यह पूछा जाता है कि दिए गए समीकरण के मूलों की प्रकृति बताइए, प्रवृत्ति बताइए, तो आप कैसे बताएंगे। देखिए बहुत ध्यान से देखना आप सबसे यहाँ पर कि यदि समीकरण आपको दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी बराबर 0, ये समीकरण आपके पास है। समीकरण अगर आपके पास ये है तो मूलों की प्रकृति निकालना है। सबसे पहले मूलों की प्रकृति अगर निकालना है तो उसके लिए हमको इस समीकरण का विविध कर, डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोलते हैं, विभेदक बोलते हैं, विविक्त कर बोलते हैं हिंदी वाले, हिंदी मीडियम में विविक्त कर सब याद रखना है। डी बोलते हैं उसको, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या बोलते हैं, डी, डी को बोलते हैं क्या, विविक्त कर, या कहीं विविक्त कर, या विभेदक बोलते हैं, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो इस d की वैल्यू क्या होती है, d की वैल्यू होती है b स्क्वायर -4ac, d स्क्वायर, d की वैल्यू होती है -b स्क्वायर और 4ac। ठीक है ना। अब आपको ये वैल्यू अगर आ गई है तो आप याद कर लीजिए कि अगर कहीं विविध कर निकालने को बोल दे या मूलों की प्रकृति निकालना, अभी प्रकृति बता रहा हूँ कैसे होती है, तो आपको क्या निकालना, सबसे पहले डी निकालना है, बी स्क्वायर -4ac। बी क्या होगा, ये x और x स्क्वायर के गुणांक, और ये ए बी सी आपको तीन चीज तो दी हुई है, तो आप यहाँ से इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अब आपके पास ये चीज आई, क्या बताया मैंने कि अगर कोई समीकरण दिया हुआ है एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसका विविध करिए डी निकाल लेंगे, विभेदक निकाल लेंगे,
उसके बाद हमको पता चलता है कि मूल ऐसी होती है। चलिए चलते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर इस तरह का समीकरण दिया हुआ है तो उसके कैसी होती है। मूलों की प्रकृति जानने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन क्या होती है, 3 कंडीशन होती है। आइए तीनों कंडीशन के बारे में अच्छे से जानते हैं। इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए, बनने की संभावना यहाँ से बन जाएगी। क्यों? एक तो कंडीशन बनती है डी की वैल्यू अगर 0 आ जाए, यहाँ से आप जो डी निकाल रहे हैं इसकी वैल्यू अगर 0 आ जाए तो एक कंडीशन बनती है। एक कंडीशन बनती है डी की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा निकल आए, एक कंडीशन बनती है डी की वैल्यू 0 से कम निकल। 3 ही कंडीशन बन सकती है भाई। एक तो डी की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, 0 हो जाए डी। दूसरी कंडीशन आ सकती है कि 0 से बड़ी आ जाए या 0 से कम आ जाए। 3 कंडीशन तो आपकी बन सकती हैं। तो अगर डी की वैल्यू 0 आती है 0 आती है तो इसके मूल क्या होंगे? मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे। क्या होंगे? वास्तविक। समीकरण के मूल क्या होंगे? क्या होंगे? वास्तविक एवं एक समान। एक अगर डी की वैल्यू 0 आ जाए तो समीकरण के मूल वास्तविक और एक समान आएंगे। मतलब अगर एक मूल 2 है तो दूसरा मूल भी 2 है, एक मूल 3 है तो दूसरा मूल भी 3 है। तो अगर डी की वैल्यू 0 होती है तो समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। अगर समीकरण में डी की वैल्यू, अगर विविक्त कर की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। वास्तविक समझते हैं ना, वास्तविक संख्या बताई थी ना, जिनको संख्या रेखा के रूप में निरूपित किया जा सके वो वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक होंगे। समीकरण के मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे। वास्तविक यहाँ पर भी होंगे एवं अलग अलग होंगे। एवं अलग 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 तो चीज आप समझ गए। यदि डी की वैल्यू 0 आती है तो समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और एक जैसे होंगे। यानी एक मूल अगर 1 आ रहा है तो दूसरा भी 1, दूसरा 2 आ रहा है तो दूसरा भी 2, अगर एक मूल 3 आ रहा है तो दूसरा भी 3 आएगा। तो ये क्या हो जाते हैं? समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं और एक समान होते हैं। समीकरण में अगर डी की वैल्यू 0 से ज्यादा आती है, विविक्त कर की वैल्यू ज्यादा आती है, तो वास्तविक होंगे और मूल अलग अलग होंगे। एक मूल 2 है तो दूसरा 3 है, एक मूल 5 है तो दूसरा 7 है, एक मूल 8 है तो दूसरा 11 है। समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। लेकिन अगर समीकरण में डी की वैल्यू 0 से कम आ जाए, 0 से कम आ जाए तो क्या होगा? मूल क्या होंगे? मूल काल्पनिक। 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 अगर डी की वैल्यू 0 से कम आ जाएगी तो मूल क्या हो जाएंगे? काल्पनिक हो जाएंगे, आभासी हो जाएंगे। उसको निकाल लीजिए मत, सवाल को सॉल्व मत करिए। काल्पनिक जगत की मैथ में कोई जगह नहीं है, वास्तविकताओं की जगह है, रियलिटी की जगह है, और जो पढ़ते हैं उसकी जगह है। ठीक है ना? तो हमने क्या क्या आपको बताया? ये जो है द्विघात समीकरण का बेस बनता है। तो अगर बेस नहीं बनाते आप किसी चीज का ना, आप सीधे क्वेश्चन करने लग जाते हैं तो आपको आगे चल के बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर आपको ये सारी चीजें मालूम है, अब प्रश्न में मैं जहां जो भी करूंगा, अगर बात करूंगा तो आपको याद आएगा कि हाँ मैंने ये चीजें बताई थी। आइए एक बार देखते हैं क्या क्या पढ़ा है अपन ने। द्विघात समीकरण क्या कहलाते हैं दोस्तों? द्विघात समीकरण वे समीकरण कहलाते हैं जिनमें चर की अधिकतम घात, जिनमें चर की अधिकतम घात 2 हो। क्या हो? 2 हो। अगर चर की अधिकतम घात 2 है तो वे द्विघात समीकरण कहलाएंगे। ठीक है, इसका मानक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस। समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस। द्विघात समीकरण के जो हल होते हैं, द्विघात समीकरण में जो x की वैल्यूज आती हैं, अगर द्विघात समीकरण तो 2 वैल्यू आएंगी, तो x की जो वैल्यूज आती हैं दोस्तों वही द्विघात समीकरण के हल होते हैं, वही द्विघात समीकरण के मूल होते हैं। इंग्लिश में इसको रूट बोलते हैं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के मूल आ जाए, हल आ जाए, रूट आ जाए, तो उसके हल निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। x की अगर हम उसके दो मूल अल्फा और बीटा, इस समीकरण के दो सॉल्यूशन, दो रूट अगर अल्फा और बीटा माने तो अल्फा की वैल्यू -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस अपर 4ac/2a आती है, और बीटा की वैल्यू -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a आती है। तो ये दो, इसको हम यहाँ पर कंडीशंस मानते हैं। ठीक है ना? अब ये दो कंडीशंस आने के बाद समीकरण के हल करने की कुछ विधियां हैं। अब यहाँ पर पहले आगे की चीज हमने क्या पढ़ी है कि अगर दो समीकरण दिए हैं तो मूलों का योगफल क्या होगा? -b/a होगा। मूलों का गुणनफल क्या होगा? c/a होगा। अगर मूलों की प्रकृति देखना है, क्या देखना है? मूलों की प्रकृति देखना है आपको। क्या देखना है? मूलों की प्रकृति। प्रकृति की मूल किस तरह के हैं? वास्तविक हैं कि आभासी हैं, एक जैसे हैं कि अलग अलग हैं? उसके लिए क्या बताया गया है
कि आप विविक्त कर निकालिए, डी निकालिए, डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लिया तो क्या करना है, अब देखना है कि डी 0 के बराबर आ रहा है। अगर 0 के बराबर आ रहा है तो मूल वास्तविक होंगे और एक जैसे होंगे। कैसे होंगे? एक जैसे होंगे। टी अगर 0 से बड़ा आ रहा है, टी अगर 0 से बड़ा आ रहा है तो मूल क्या होंगे? वास्तविक तो होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। एक मूल्य 2 है तो दूसरा मूल्य ये होगा। अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी आ रही तो मूल काल्पनिक, ठीक है ना। डी की वैल्यू अगर 0 से छोटी आ रही तो मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। इतनी सारी चीजें आपको बताई। अब दोस्तों हम देखेंगे कुछ समीकरण, और हमको सबसे पहले तो यही देखना सीखना चाहिए जो बहुपद है कि नहीं। अगर बेसिक क्वेश्चन से उठाते हैं तो वहीं से उठाते हैं, दिया गया समीकरण बहुपद है या नहीं है। तो आइए देखते हैं दिया गया समीकरण बहुपद है या नहीं है। जैसे आपको यहाँ पर कोई भी समीकरण ले लीजिए, उदाहरण के रूप में लिख देता हूँ आपको, x माइनस 2 x माइनस पावर 2 प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3 आएगा। ये एक द्विघात समीकरण है कि नहीं है? द्विघात समीकरण की कंडीशन सिर्फ एक है, उस समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 हो। चर की अधिकतम घात क्या हो? 2 हो। तो इस समीकरण को सॉल्व करके देख लीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे? a माइनस बी की होल स्क्वायर है तो a का स्क्वायर कितना होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 4 माइनस 2ab, तो 2 दूनी 4x आ जाएगा, 4x आ जाएगा। धन 1 बराबर 2x, x वाले ये सब तो इस तरफ पक्षांतर करके उस तरफ 0 ले आइए, हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4x, और ये 2x इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 6x हो जाएगा, माइनस का 6 आएगा। 4 है और एक 5 है, 4 एक 5 प्लस का 3 इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 5 8 हो जाएगा बराबर जी। इस तरह से आपने इसको जब सॉल्व किया तो आपको पता चला है कि x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, अर्थात यह एक द्विघात समीकरण है। अर्थात यह एक द्विघात समीकरण है क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी आई? 2। तो द्विघात समीकरण आपको समझ में आ गया होगा कि x की अगर अधिकतम घात 2 है तो उस समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अब आइए चलते हैं कुछ समीकरण देखते हैं। क्या करते हैं? कुछ समीकरण देखते हैं और उनके हल निकालने को आएंगे कि हल कैसे निकालते हैं। एक इसकी दो विधियां, समीकरण को हल करने की दो विधियां हैं। द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां क्या है तो मिटा दीजिए, आपको नॉर्मल बताया था। ये द्विघात समीकरण उदाहरण आ गया, द्विघात समीकरण करने की विधियां। करना है तो इसकी विधि कितनी है? दो विधि। एक विधि है दोस्तों गुणनखंड। कौन सी? गुणनखंड विधि है। और ये जो गुणनखंड है, गुणनखंड विधि है, यही आपके सिलेबस में टॉपिक में दिया हुआ है, समीकरण एवं गुणनखंड। इसी तरह से समीकरण के गुणनखंड हम निकालना सीखेंगे और वो टॉपिक यहाँ पर कवर होगा, ठीक है। उसके बाद इसकी एक विधि और है दोस्तों जिसका नाम है सूत्र विधि। क्या विधि है? सूत्र विधि। सूत्र विधि, सूत्र अभी आपको मैंने बताया है, फिर से बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। गुणनखंड विधि में तो उस समीकरण में जो बीच वाला पद होता है, जो बीच वाला पद होता है, जो x का कोऑर्डिनेट होता है, उसको तोड़ करके गुणनखंड करते हैं और उस समीकरण का हल निकालते हैं। ax स्क्वायर क्या है समीकरण? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो x का गुणांक होगा तोड़ते हैं, तो तोड़ते हैं और यहाँ पर क्या निकाल देते हैं, आपको गुणनखंड विधि से समीकरण को हल कर देते हैं। दूसरी विधि है सूत्र विधि। सूत्र विधि का एक नाम है, बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, इसको याद रखिएगा। अगर 3 नंबर में आ जाए तो भी याद रखिएगा। इसका नाम है श्रीधर, श्रीधराचार्य विधि। धराचार्य विधि, श्रीधराचार्य द्वारा यह विधि आपको बताई गई है, इसलिए आपको सूत्र विधि को श्रीधराचार्य विधि कहते हैं। इसका सूत्र होता है दोस्तों, इसमें x की जो वैल्यू होती है उसका सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में b a और c इस समीकरण से निकलते हैं। एक्स स्क्वायर, एक्स और अचर जो है ये क्या है? ये गुणांक हैं जो a b और c के मान हैं।
तो ये सूत्र विधि को श्रीधराचार्य विधि बोलते हैं, ये सूत्र विधि होती है। अगर आपको 3 नंबर में श्रीधराचार्य विधि सूत्र पूछ ले तो आप ये सूत्र लिख दीजिएगा, जिसमें x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a होता है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आएगी। द्विघात समीकरण को हम कैसे हल करेंगे, द्विघात समीकरण में हमारे पास क्या क्या होगा, द्विघात समीकरण आप कैसे यहाँ पर सूत्र विधि से हल कर सकते हैं और गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं, इतनी सारी चीजें। एक चीज और मिस हुई है, पीछे यहाँ पर देखिए आप, आपको यहाँ पर ये बताया कि समीकरण आपको यहाँ पर मूल अल्फा बीटा है तो उनका योगफल क्या होगा और उनका गुणनफल क्या होगा। एक चीज और याद रख लीजिए, अगर सीधे सीधे आपको दे दे किसी समीकरण के मूल दिस है, अर्थात 2 या 3 है, कुछ भी दिए हैं समीकरण के 2 मूल, तो समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आप उसको याद कर लीजिए। क्या फॉर्मूला, अगर किसी समीकरण के मूल दिए हुए हैं उसके लिए फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू। यदि किसी समीकरण के 2 मूल दिए हुए हैं, एक्स दिया मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू दी हुई है, तो उस समीकरण बनाने को आ जाए तो इस सूत्र में रख दीजिएगा, तो आपका समीकरण तैयार हो जाएगा। अर्थात मूलों से समीकरण बनाना, समीकरण से मूल निकालना, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, मूलों की प्रकृति, ये सारी चीजें हमने सीखी कैसे करते हैं। आइए आप सवाल लगाना चालू करते हैं और जो जितनी चीजें अभी हमने सीखी है इनको वहां पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि हमने क्या क्या पढ़ा है और कैसे द्विघात समीकरण को हल करते हैं, कैसे उनका सॉल्यूशन निकलता है, कैसे ब्रेक डाउन करते हैं बीच वाले पद को, कैसे साइन कन्वेंशन का यूज होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक सवाल ले लेता हूँ, कोई सा भी सवाल नॉर्मल सा ले लीजिए। वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6, वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6। करिए, आपके सामने क्वेश्चन है, ऐसे प्रैक्टिस कर लेते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस की, ताकि आपको पहले ये चीजें नॉर्मल हो जाएं, फिर हाई लेवल के क्वेश्चन करना आरंभ करते हैं। द्विघात समीकरण में यही चीजें आएंगी जो आपको बता दिया, अब इनसे संबंधित आप प्रश्न कर लीजिए, मैं प्रश्न आपको कराते जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आ गया वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6, यही है ना, ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैंने बताया गुणनखंड विधि से इनको अगर हल करना है या सूत्र विधि से हल करना है तो सिंपल सी बात है कि आपको क्या करना है, देखते चलिए आप। यहाँ पर मैं इसको कलर बदल कर देता हूँ। अब अगर वाई स्क्वायर प्लस 5y है तो हमको क्या करना है दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, हर प्रश्न में समझाऊंगा ताकि आपके जहन में ये बात बैठ जाए कि ये जो 6 है ना, ये जो 6 है इसके ऐसे गुणनखंड करिए कि उन संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर ये 5 आए। मतलब ये जो अचर है इसके ऐसे गुणनखंड करिए कि y के गुणांक आ जाएं, अर्थात 6 के ऐसे गुणनखंड करिए कि जोड़ने या घटाने पर उन संख्याओं को 5 आए। मतलब अगर मैं कहूं इसके ऐसे गुणनखंड आपको क्या करना है, जैसे 3 दूनी 6 होता है, क्या होता है, 3 दूनी 6 होता है, और 3 और 2 को जोड़ते हैं तो 5 आ जाता है। बहुत सही हो गया ना अपने लिए, जोड़ने पर उनको 5 आ गया। ठीक है, तो अब इस सवाल को हल करना है, तो कैसे हल करते हैं, देखिए इसको, वाई स्क्वायर लिखा मैंने, वाई स्क्वायर ज्यों का त्यों लिखा, प्लस 3 दूनी 6 लिखा था तो क्या लिख दूंगा मैं, 2y प्लस 3y लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत, 5y को 2y प्लस 3y, और इसको 6 को ज्यों का त्यों लिख दूंगा। हमको जो लास्ट वाली वैल्यू है उसको ऐसे तोड़ना है कि उसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाली वैल्यू आए। जिस बात को आप याद रख लीजिए, आपके क्या हो जाएंगे, समीकरण एवं गुणनखंड के यहाँ पर आपको द्विघात समीकरण में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, करता हूँ, है ना। तो अगर हल करना है तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा यहाँ पर वाई स्क्वायर और ये 2y में से y कॉमन ले लिया, बचा y प्लस 2, बचेगा y प्लस 2, भाई y 2y है तो एक y कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, y बचा। अब यहाँ पर बचा 2, क्या बचा 2, तो यहाँ पर 2 चीजें हो गई। अब ये जो आपने यहाँ लिखा, एक तो ये ट्रिक भी है और दूसरी चीज आप ऐसे भी अंदाज कर सकते, जो आपने यहाँ लिखा सबसे पहले तो ये वही यहाँ लिख दीजिए, आएगा ही, ये एक गुणनखंड, ये एक हल होगा ही। ठीक है, बराबर क्या है, अब यहाँ देखिए y प्लस 2, अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, दोनों में 3 है ना, तो प्लस का 3 कॉमन ले लो, तो y प्लस 2 दोनों में कॉमन है, ये आ गया बाहर, और y प्लस 3 बचा, तो y प्लस बराबर 0। तो यहाँ पर समीकरण में y की एक वैल्यू आ गई -2 और y की एक वैल्यू आ गई -3, ये 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, समझ गए आप कैसे आई भाई, ये तो y प्लस, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, या तो y प्लस 2 बराबर 0 होगा,
तो y बराबर -2 होगा, या तो y + 3 बराबर 0 होगा, y बराबर -3 होगा, है ना, क्योंकि एक किसी को भी वहां ले जाओगे तो गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू या तो -2 हो जाएगी या तो y की वैल्यू -3। तो ये समीकरण के क्या हो गए दोस्तों, हल हो गए। इस प्रकार के समीकरण आप हल करना सीख गए। आइए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको क्या हो जाए, बिल्कुल कंठस्थ हो जाए ये चीजें कि कैसे करते हैं। अब आप कहेंगे इसको एक बार सूत्र विधि से भी हल करके ट्राई कर लेते हैं, करते हैं सूत्र विधि से हल करके ट्राई। आपको दोनों विधियां क्लियर हो जाएंगी। वैसे ज्यादातर आपको ये गुणनखंड विधि से ही हल करने को आता है। तो अगर सूत्र विधि से अगर इसको कंपेयर करेंगे तो ax² + bx + c आया बराबर 0, ax² + bx + c बराबर 0 आया अगर, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 1, a बराबर 1, b बराबर कितना है 5, बराबर 5, c बराबर कितना है 6, बराबर 6। अब हमारे पास श्रीधराचार्य विधि या सूत्र विधि क्या कहती है, श्रीधराचार्य विधि कहती है x की वैल्यू निकालना है भैया, निकाल लो -b ± √b² -4a अपॉन, इस सूत्र में a b c की वैल्यू रखते हैं और अगर यही वैल्यू आती है तो हमारा सवाल क्या हो जाता है, सही हो जाता है। रख दीजिए x बराबर -b मतलब -6 प्लस √ b², b मतलब 5, 5 का स्क्वायर यानी 25 -4, a की वैल्यू कितनी है भाई 1 है और c की वैल्यू 6 है। यहाँ पर b की वैल्यू 5 रखना, -5 अपॉन 2a, का मतलब 2, x की वैल्यू आएगी यहाँ से -5 प्लस माइनस √ 25 -24, 25 - 24 अपॉन 2, ठीक है ना। x की वैल्यू यहाँ से आपके पास आएगी -5 प्लस माइनस 25 में से 24 जाएगा तो आपको बचेगा 1 √ में, और √1 की वैल्यू होगी 1, तो आ जाएगा 1/2। तो x की वैल्यू क्या आई -5 प्लस माइनस 1/2, ये x की वैल्यू आई। अब इस x की वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, x की वैल्यू के लिए एक बार प्लस का साइन ले लो, एक बार माइनस का साइन ले लो। यहाँ से पहले पूरा इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो। x बराबर आएगा -5, एक बार प्लस ले लो, +1/, प्लस लिया तो क्या हो गया -4/2 बराबर आ गया -2 आंसर। एक बार माइनस ले लो तो -5 -1/2 बराबर -6/2 बराबर माइनस। तो x की और y, सॉरी y की वैल्यू थी यहाँ पर, y लिखना था, जो भी है x y तो आप लिख लीजिएगा। तो आपकी सूत्र विधि से करो चाहे नॉर्मल विधि से, वही चीज आएंगी। सूत्र विधि से क्या करना है, एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना। आसान सी विधि है, यहाँ से भी हल कर सकते हैं। आइए 1-2-4 उदाहरण और देखते हैं ताकि आपको कंठस्थ हो जाए चीजें करना कैसे होता है। एक उदाहरण आपके पास है, आपके पास उदाहरण आ गया 2x² + 7x + 6, 2x² + 7x + 6, यही है ना 2x² + 7, ठीक है। ये आपके पास अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको इसको क्या करना है, हल करना है। यही आएगा कि इस समीकरण को हल कीजिए, ठीक है। तो इस समीकरण को हल करने के लिए हमको क्या करना है, समीकरण को हल करना है। तो अब फिर वही बात आई, जो अचर है, जो यहाँ पर अचर है 6, उसको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 7 आए। परंतु उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि x का गुणांक जो है तो क्लीन रहना चाहिए। पर यहाँ पर x का गुणांक, x² का गुणांक 2 है, तो 2 का गुणा पहले 6 में कर लो, तो 6 दूनी 12 हो गए। अब 12 को ऐसे तोड़ो, अब 12 को ऐसे तोड़ो, वहां पर जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, 7 आ जाए। जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो अब यहाँ पर 12 को आप ऐसे तोड़ो कि उन दोनों संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर, उन दोनों संख्याओं को गुणा करें तो 12 आए, और उन संख्याओं को जोड़ें या घटाएं तो कितना आ जाए, 7 आ जाए। करिए, ऐसी कौन सी संख्या है। तो अब आप दिमाग में जनरली अपने मन से ला सकते हैं 4 3 12, क्योंकि 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 होता है। तो अब यहाँ पर सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा आपके पास तरीका। क्या हो जाएगा आसान तरीका कि 2x² तो है ही, प्लस 7x है, तो मैंने उसको बोला 3x लिख लिया, और प्लस लिख लो, प्लस लिख लो आप 4x, प्लस लिख लो, लिख सकते हैं ना 7x को, और 4 और 3 को गुणा करेंगे तो 12 आता ही है, ठीक है। बराबर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, x तो कॉमन ले ही सकता हूँ, बचेगा क्या 2x, 2x + 3 बचा,
मैंने बोला था जो यहाँ लिखा वो यहाँ लिख दो, 2x+3। ये कॉमन लेके भी कर सकते हो। अब यहाँ पर दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, बस 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। क्या आ गया x की वैल्यू, यहाँ पर आ गया x+2 एक वैल्यू, और एक वैल्यू आ गई 2x+3 x प्लस। समझ गए आप लोग क्या किया है मैंने, सवाल आपको दिया है 2x² + 7x+6। सवाल आपको क्या दिया है, 2x² + 7x+6 में आपको क्या करना है, इसका हल निकालना है। यहाँ पर बराबर में 0 दे देगा, बराबर में 0 है, इसका हल निकालना है। हल कैसे निकाला मैंने, यहाँ पर अब कि यहाँ पर जो 6 है ना उसको x के गुणनखंड से, x के गुणनखंड से हमेशा इंटू करना है, x² के गुणन, x² के गुणनखंड से 6 को इंटू किया तो 6 दूनी 12 हो गया, 6 दूनी कितना हो गया, 12 हो गया। अब 12 जब हो गया तो आपने यहाँ पर क्या किया, इसको 12 को ऐसे तोड़ो आप कि जोड़ने या घटाने पर 7 आए, जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो मैंने 12 को ऐसे ही तोड़ने की कोशिश की, 6 दूनी भी 12 होता है, पर 6 और 2 को जोड़ने घटाने पर 8 आता है, या फिर घटाने पर 4 आता है। तो क्या कर दिया मैंने, 4 तिहाई 12 कर दिया। 4 को 4 और 3 को जोड़ेंगे घटाएंगे तो 7 आएगा, और गुणा करेंगे तो 12 आएगा। यहाँ पर मैंने इसको एक्सपांड किया, इसके बाद मैंने इन दोनों 2 पद यहाँ के ले लेते हैं, 2 पद यहाँ के ले लेते हैं, 2 पद यहाँ के ले लो, 2 पद यहाँ के ले लो, जो कॉमन बचता है उससे आप सवाल को सॉल्व करना चालू करो। ये वाला, ये वाला। अब यहाँ से क्या दोनों में कॉमन आ रहा है देख लीजिए, x कॉमन आ रहा है तो 2x+3 बचेगा, यहाँ का x बाहर चला गया, यहाँ पर 2x+3, यहाँ पर दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आया तो अंदर 2x+, कितना हो गया आपका, आसानी से सवाल आपका हल हो गया। इसी सवाल को अगर आप सूत्र विधि से हल करना चाहेंगे तो सूत्र विधि से भी हल हो जाएगा। करके देख लीजिए सूत्र विधि से हल। आपको दोनों विधि से अगर समीकरण हल करते बनने लगा तो कुछ भी नहीं है, इसके आगे की जो सवाल भी अपन करेंगे, 2 घात से ज्यादा वाले समीकरण के गुणनखंड करेंगे, सब करेंगे, तो इसी के यहाँ पर अंतोगत्व सवाल में ये चीजें आपको पहुंच जाएंगी। तो इसी को अगर सूत्र विधि से हल करना है कर लीजिए, सूत्र विधि से हल, सूत्र विधि से हल कर लीजिए। ठीक है, चलिए सूत्र विधि से हल करता हूं। तो अगर यहाँ पर a की वैल्यू बोलूं तो कितनी आएगी, 2 आएगी। अगर यहाँ पर b की वैल्यू बोलूं तो 7 आएगी। यहाँ पर c की वैल्यू बोलूं, a b c की वैल्यू आ गई। अब सूत्र क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। ये चीज आपको दे दी, ये चीज आपको दे दी। यहाँ पर x की वैल्यू निकालना है, क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। x बराबर -b मतलब -7 प्लस माइनस √b² का मतलब 7 7 जा 49 माइनस 4 गुणे a बराबर 2, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 6 है, अपन 2a 2 गुणे 2। ए बी सी की वैल्यू सूत्र में रख दी गई है, ए बी सी की वैल्यू सूत्र में रख दी गई है। आप गुणा करके सॉल्व कर लीजिए। x बराबर आ रहा है आपका -7 प्लस माइनस √49 तो है ही, 7 7 49 माइनस 6 दूनी 12, 12 चौके 48, ओके 48 बटे 4 दूनी 12, 4 दूनी 8, 8 छंग 48 आ गया। ठीक है, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर x की वैल्यू आ गई -7, 49 में 48 जाएगा तो 1 बचेगा, √1 की वैल्यू 1 होती है, तो लिख देता हूँ +-1 बटे 4। अब वही चीज एक बार प्लस लीजिए, एक बार माइनस लीजिए, लिखिए प्लस चिन्ह लेने पर, चिन्ह लेने प्लस चिन्ह ले लिया। x बराबर -7 + 1/4 तो कितना आ जाएगा, 6/4, 6 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 तो बराबर आ गया -3/। प्लस चिन्ह ले लीजिए, माइनस चिन्ह ले लीजिए, माइनस चिन्ह ले लेंगे तो क्या आएगा, x बराबर -7 - 1/4 बराबर -8/4 बराबर माइनस। तो ये सूत्र विधि से कर लीजिए या नॉर्मल विधि से कर लीजिए, तो इस तरह के सवाल आपके यहाँ पर होते जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या हुआ, आपको द्विघात समीकरण में एक तो गुणनखंड विधि से, एक सूत्र विधि से, ये दोनों विधियां अगर आपको बन जाती हैं, यहाँ से भी आप वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू -3/2 आ जाएगी। तो आपको क्या है, श्रीधराचार्य सूत्र विधि भी याद रखनी है और गुणनखंड विधि याद रखनी है। गुणनखंड में तोड़ना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। उसको तोड़ना कैसे है,
जो अचर है उसको ऐसे तोड़ना है, जोड़ने या घटाने पर x का गुणांक आ जाए, जोड़ने या घटाने पर x का गुणांक आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। प्लस वाले 2-3 सवाल आपने किए, आइए एक सवाल माइनस का भी कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। माइनस का कोई सा सवाल आप यहाँ पर उठा लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स माइनस प्लस 2, आपका प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा। देखिए द्विघात, मैं आपको समीकरण की प्रैक्टिस सबसे पहले इसलिए इतनी करा देता हूँ, अगर आप समीकरण को हल करना सीख गए तो उसके बाद सारी चीजें आसान हो जाती हैं। ऐसे ही मैंने एक चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरणों में जो हल करवाए थे वो आसान आसान करवा दिए थे। फिर उसके बाद आज मैंने जो सवाल आपको पिछली क्लास में करवाए थे, तो उसमें क्या हो गया, आप समीकरण बनाना सीख जाए, बस आप समीकरण को हल कर देंगे। तरह यहाँ पर आपको समीकरण को हल करना है, एक बार आप सीख गए तो द्विघात समीकरण में आप सारे सवाल हल करके ले जाएंगे, गुणनखंड निकाल के ले जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। करिए। अब 2 है भाई, क्या है, 2 है, तो 2 को हम ऐसे तोड़ें, गुणा करने पर 2 आए, जोड़ने घटाने पर 3 आए। इसको कैसे तोड़ेंगे, सोचने लायक बात है। तोड़िए, दिमाग लगाइए कैसे तोड़ेंगे। आप यहाँ पर 2 को ऐसे तोड़िए कि दोनों संख्याओं को गुणा करने पर 2 आए और जोड़ने घटाने पर यहाँ पर -3 आए। दिमाग लगा लीजिए कैसे लगाते हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2 है, यहाँ पर क्या है, 2 है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। 2 को ऐसे तोड़ना है, गुणा करने पर 2 आए, ऐसी दो संख्या लाइए कि गुणा करने पर 2 आए, जोड़ने घटाने पर -3 आए। तो क्या है, 2 एक कम 2, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आता है ना, तो -2 और -3, ये -2 और -1, ये याद रखना है। क्या याद रखना है, एक्स स्क्वायर -2x -x प्लस 2, आसानी से टूट जाएगा, बस आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। बहुत सारे क्वेश्चन की जहां आप प्रैक्टिस कर लिए तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब इसको आप कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स, ठीक है, एक्स यहाँ पर कॉमन आ गया, आपका एक्स यहाँ पर कॉमन आ गया, बचेगा क्या, एक्स -2। यहाँ पर भी आप x -2 लगा दीजिए, ठीक है ना। आपसे बोला था जो यहाँ लिखिए वही वहां लिख दीजिए, ठीक है। माइनस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, माइनस लाना था। अब यहाँ पर अब 2 प्लस का और 2 एक भी प्लस का लिख देते तो पूरा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि आपको सवाल के अनुसार ही चलना है। ये सवाल में अगर माइनस है, माइनस लेके चलना है। तो मैंने -2x -x दोनों को जोड़ेंगे तो -3x होता है। अब यहाँ पर x -2, अब यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, -1 आएगा ना, माइनस से गुणा प्लस आएगा, ठीक है। यहाँ पर x -2 और x की वैल्यू आ जाएगी 2 और x की वैल्यू आ जाएगी 3। सूत्र में भी रखेंगे, छोटा सा सवाल है तो आपका पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई कि मैंने आज जो जो बात आपसे की, तो वो सारी बातें अगर आपको समझ में आई हैं तो आपको अब द्विघात समीकरण में कभी दिक्कत नहीं जाएगी। आइए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने द्विघात समीकरण में क्या क्या देखा है। द्विघात समीकरण ऐसे समीकरण होते हैं दोस्तों जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है। चर की अधिकतम घात अगर 2 है तो वो द्विघात समीकरण है। अगर कहीं एक्स स्क्वायर बराबर 0 भी लिखा है तो वो द्विघात समीकरण है। क्या लिखा है, अगर एक्स स्क्वायर बराबर 0 भी लिखा है तो ये द्विघात समीकरण है। आपको एक्स की अगर घात 2 दिख जाए, आगे पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा, तो वो द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसका मानक रूप होता है दोस्तों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। द्विघात समीकरण के हल उसके मूल होते हैं। अगर आपसे पूछे कोई कि मूल निकाल दीजिए, तो आपको उस समीकरण को हल करना है। और उस समीकरण अगर द्विघात समीकरण है तो उसके 2 हल आते हैं। क्या हल आते हैं, 2 हल आते हैं, मतलब x की 2 वैल्यूज जरूर आती हैं, ठीक है। तो वो समीकरण के मूल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मूल कहलाते हैं। समीकरण के मूल अगर अल्फा और बीटा हो तो श्रीधराचार्य सूत्र विधि से अल्फा की वैल्यू होती है -b प्लस √b² -4ac अपॉन 2a, ठीक है। पहली चीज हो गई, ठीक है। बीटा की वैल्यू होती है -b माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। दोस्तों इसके आगे मैंने आपको बताया कि अगर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है और इसके मूल अल्फा और बीटा है तो मूलों का योगफल -b अपॉन a होता है। क्या होता है, -b अपॉन a होता है। यदि मूलों का गुणनफल निकालना हो तो वो c अपॉन a होता है। क्या होता है, c अपॉन a होता है, ठीक है। मूलों की प्रकृति अर्थात मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, आभासी होंगे, कैसे होंगे, ये किस पर डिपेंड करता है, डी पर डिपेंड करता है। डी क्या होता है, विविक्तकर होता है। इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, विभेदक बोलते हैं। तो डी की वैल्यू निकालने के लिए इसका सूत्र है b² -4। डी की वैल्यू निकालने के लिए इसका सूत्र है b² -4ac, ठीक है।
बी स्क्वायर माइनस 4ac, कोई दिक्कत नहीं, आप इस सूत्र से डी की वैल्यू निकाल लेंगे। पर डी की वैल्यू कैसी आ रही है इस पर डिपेंड करेगा कि मूल कैसे होंगे। अगर डी की वैल्यू शून्य आ रही है, 0 आ रही है, तो मेरे मूल जो आएंगे वो वास्तविक आएंगे। कैसे आएंगे? वास्तविक आएंगे। अगर डी की वैल्यू 0 आ रही है तो मूल वास्तविक होंगे और एक समान होंगे। अगर एक मूल 2 आ रहा है तो दूसरा मूल भी 2 आएगा, एक मूल 3 आ रहा है तो तीसरा मूल, अर्थात x की दोनों वैल्यू समान आएंगी अगर d की वैल्यू 0 है तो। ठीक है, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है, d इज ग्रेटर देन 0 है, d इज ग्रेटर देन 0 है, तो मूल वास्तविक तो होंगे ही, प्लस अलग अलग होंगे। अगर एक मूल x है तो दूसरा मूल y होगा, अर्थात अगर एक मूल 3 है तो दूसरा मूल 4 होगा, एक मूल 6 है तो दूसरा मूल 8 होगा। वास्तविक तो होंगे पर अलग अलग होंगे। ठीक है, अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आती है, 0 से छोटी हो जाती है, तो उसमें क्या हो जाता है? मूल हमारे काल्पनिक हो जाते हैं। तो इतनी चीजें आपको मैंने बताई। इसके आगे मैंने आपको बताया यदि समीकरण के मूल दिए हों, समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं? समीकरण ज्ञात करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो इस समीकरण के मूल ज्ञात करने की हमारे पास समीकरण ज्ञात करने की विधि है अगर हमको मूल दिए हो तो। समीकरण के मूल और समीकरण के मूलों की प्रकृति पर चर्चा अगले लेक्चर में एक बार होगी, और जो द्विघात समीकरण से बटे क्वेश्चन है और गुणनखंड का टॉपिक कंप्लीट किया जाएगा। अभी इस टॉपिक में जो जो चर्चा किए हैं, द्विघात समीकरण को हल करने की 2 विधियों पर चर्चा की है। एक तो गुणनखंड विधि है, एक तो सूत्र विधि है। सूत्र विधि को श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। श्रीधराचार्य ने इस विधि का वो दिया है, तो इसकी वैल्यू होती है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन 2ac 2a। ठीक है, गुणनखंड विधि में क्या करना है? जो अचर है उसके मान को ऐसे तोड़ना है कि x के गुणांक आ जाए जोड़ने या घटाने पर। ठीक है, इतनी चीजें करने के बाद मैंने आपको सवाल बताया कि वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 को अपन कैसे तोड़ते हैं। इस 6 को मैंने ऐसे तोड़ा, इस 6 को मैंने ऐसे तोड़ा कि जोड़ने या घटाने पर 5 आ जाए। तो 6 को तोड़ा तो 2 इंटू 3 आया, और 2 और 3 को जोड़ते हैं तो 5 आ जाता है। तो इस तरह से ये सवाल आप सूत्र विधि से और इस विधि से भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये सवाल आपको और करा दिए जाएंगे, और कुछ सवाल लिखित में आपको एप्लीकेशन पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो ये आपकी सारी यहाँ पर द्विघात समीकरण का बेसिक और समीकरण को हल करना आप सीख चुके हैं। इसके आगे की चर्चा अगले लेक्चर में हम करेंगे, जहां पर हमारी गुणनखंड की भी बृहद चर्चा होगी। तो ये टॉपिक आपका अगले लेक्चर में हम खत्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद की चर्चा अगले लेक्चर में।